नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें जो हम पढ़ रहे थे यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ और साथ ही साथ आप देख रहे हैं 17वीं बीपीएससी की परीक्षा भी का ऐलान हो गया है। तो उसके पर्सपेक्टिव से हम क्या पढ़ रहे थे, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आप जानते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ मेन पोर्शन ही पढ़ना होता है, लेकिन अभी चूंकि हमारे पर रिवीजन का समय है तो इसीलिए हम एक बार में कोशिश कर रहे हैं कि अब तक विभिन्न परीक्षाओं में वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न बने हैं हम उनका क्विक रिवीजन कर लें। तो कल तक हमने पृथ्वी तक खत्म कर लिया था, लगभग पृथ्वी के मंगल तक खत्म कर लिया था और बृहस्पति से प्रारंभ करना था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए आज हमें बृहस्पति से प्रारंभ करना था। चलिए, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी, कितनी गैलीलियो द्वारा की गई थी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो वनस्पति है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है, वो वनस्पति है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिक समय लेने वाला ग्रह कौन सा है, वो वरुण है। वनस्पति का वलय होता है सिलिकटों का बना हुआ होता है। तो वनस्पति का जो वलय होता है वो किसका बना होता है, सिलिकटों का बना हुआ होता है। अब है शनि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है लगभग 29.4 वर्ष। यानी ऐसे समझिए, अगर आप शनि ग्रह पर जाते हैं तो शनि ग्रह में आपका एक साल जो होगा वो 29.4 यानी कि 29.5 साल का होगा। यानी कि आप वहां से 24.5 गुना ज्यादा जीवन जी सकते हैं। जैसे यहाँ 100 साल में खत्म हो जाता तो आप वहां पर लगभग 2400 साल तक जिएंगे इस शनि के ग्रह पे अगर आप जाएंगे तो। चलिए, क्योंकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जितनी भी जो दैनिक क्रियाकलाप होती है वो कैसे दिन रात के अनुसार अकॉर्डिंग चलती हैं। तो अगर वहां देर में दिन हो रहा है, देर में रात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब है शनि, बुध, मंगल एवं पृथ्वी में से वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है वो है शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्ष बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया वो कौन सा था, वह शनि ग्रह था। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह आप देखेंगे यूरेनस और नेपच्यून से ज्यादा गर्म है, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून के बाद ही पहले ही शनि शनि आ जाता है। अब है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका, शनि का। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, वो है शनि। यानी कि उसके पास पहले 84 थे, अब 146 हो गए हैं, अब उसके ज्यादा बढ़ गए हैं। बात ध्यान रखिएगा, अभी लेटेस्ट न्यूज है ये कि उसके जो ग्रह हैं वो बढ़ गए हैं, इसी साल उसके ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लगभग 146 हो गया है। अब है अरुण, वरुण एवं प्लूटो के बारे में देखेंगे। प्लूटो को पता है आपको 2006 में ही प्लूटो को ग्रह की जो एक परिभाषा होती है उससे बाहर निकाल दिया गया था। तो अब अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में मतलब कि प्लूटो के बारे में जानकारी दे दी, लेकिन अरुण, वरुण का इसमें भी प्रश्न है। अब है सौर मंडल से संबंधित सही कथन है। नेपच्यून जो होता है वो उप शून्य तापमान वाला मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। फोबोस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। क्या है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है 84 वर्ष में। कितने वर्ष में, 84 वर्ष में लगाता है। जिस ग्रह या बौने ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह कहलाता है प्लूटो, क्योंकि प्लूटो जो है सबसे दूर है सूर्य से। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है। कौन नहीं है, प्लूटो अब ग्रह नहीं है। 2006 में ही मैंने बताया था, उसे निकाल दिया गया था।
सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वह नेपच्यून है। कौन सा है? वह नेपच्यून है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वह देखेंगे वरुण है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? प्लूटो के हैं। अब आया चंद्रमा की बारी आ गई। ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। कब रखा था? वर्ष 1969। अपोलो 11 एक मिशन था। देखिए अपोलो 11 का मतलब ये है कि अपोलो के कई मिशन हुए, जैसे कि 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4। तो वो जो 1 से लेकर 10 तक अपोलो मिशन था वो फेल हो गया था। लेकिन अपोलो 11 जो मिशन था उस पे जो है मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा था। पहले व्यक्ति कौन से? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो चंद्रमा पर कदम रखे थे। तो वही ये पूछ रहा है, मानव ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? वो रखा था 1969 में रखा था। सी ऑफ ट्रिविलिटिन यानी शांति का सागर कहाँ है? वह चंद्रमा पर है। अब है चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर उन्मुख होता है, यानी कि एक स्पेशल उसका जो पूरा एरिया है वही हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। आप देखेंगे बात सही है। इसीलिए जब हमारा चंद्रयान 3 जब उतर रहा था वो चंद्रमा के डार्क सरफेस पे उतर रहा था, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो पोर्शन कभी पृथ्वी की तरफ आता ही नहीं है। अब है चंद्रमा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में, मतलब 23.5 डिग्री घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही होती है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। तो देखेंगे ये वाला गलत है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ पर केवल एक फलक ही दिखाई देता है। बात दोनों से ये सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन काल के बराबर होता है। तो ये भी बात सही है। यहाँ पृथ्वी के घूर्णन काल की बात कर दी गई तो ये बात सही हो जाती है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हमें जो होता है एयर की जरूरत पड़ती है। अगर एयर रहेगी तभी हम लोग का कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है। अब आगे देखेंगे। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। चंद्रमा को ग्रहण लग जाए, ये हो जाती है कंडीशन। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है वो होता है पूर्ण मून, यानी कि पूर्ण चंद्र होता है, फुल मून कहलाता है। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए उत्तरदायी कारण था। क्या था उत्तरदायी कारण? हम देखेंगे कि चंद्रमा का पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभोग पर होना। जब अर्ध चंद्रमा होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? वह 90 डिग्री का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कितने डिग्री का होता है? वो 90 डिग्री का होता है। सौर मंडल में चंद्रमा है क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। ब्लू मून परिघटना होती है। कब होती है? देखेंगे एक ही माह में 2 पूर्णिमा, या जब एक ही सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है तो होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि वहां वायुमंडल कम है, गुरुत्वाकर्षण कम है, तो इसीलिए वहां पास जो पृथ्वी से ले जाई गई वस्तु का भार घट जाता है। और इसीलिए जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब वहां गए थे चंद्रमा पे, जब वो एक टुकड़ा उठाए थे तो उनको वहां वो हल्का लग रहा था, लेकिन उनकी कैलकुलेशन बहुत सही थी। तो उन्होंने ये पहले अज्यूम कर लिया था कि अगर उसका भार पृथ्वी चंद्रमा पर ये है तो पृथ्वी पर इतने किलो का होगा।
तो वो उसी हिसाब से वहां से एक टुकड़ा लेकर आए थे। अब ग्रह ग्रह में कौन है? यूरेनस है। उपग्रह में कौन है? चंद्रमा है। पुच्छल तारा हैली है। कृत्रिम उपग्रह मैरीनर है। क्या है? कृत्रिम उपग्रह जो हम लोग छोड़ते हैं सैटेलाइट, उसके बारे में बात हो रही है। अब है चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है कितनी है? लगभग 38,04,400 किलोमीटर है। 3,84,400, सॉरी, 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। अब देखेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में देखेंगे। मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैलों के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन है। क्या है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न कारकों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु कुछ का व्यास 1,000 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। अभी हाल ही में आप न्यूज़ सुन रहे थे कि नासा द्वारा बोला जा रहा था कि एक एस्टेरॉइड जो है वो पृथ्वी से आके टकराने की संभावनाएं हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से अगर वो बहुत बड़ा उपग्रह है तो मतलब बहुत बड़ा कहते हैं क्षुद्र ग्रह है, तो उसको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर वो इतना बड़ा उपग्रह है जो पृथ्वी के किसी देश के साइज के बराबर हो, तो जैसे वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो धीरे 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 वो जलना स्टार्ट होगा। इतना तेज जलेगा कि उसके कुछ टुकड़े ही यहाँ तक पहुंच पाएंगे। अब है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। यानी कि जो क्षुद्र सौर मंडल में मान लीजिए, ये सबसे पहले आप देखेंगे बुध, फिर शुक्र, शुक्र के बाद आप देखेंगे पृथ्वी, फिर आएगा मंगल। अब मंगल के बाद यहाँ से क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट स्टार्ट होती है जो ऐसे बेल्ट बनी रहेगी। फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर अरुण और वरुण आएंगे, यानी यूरेनस और नेपच्यून आएंगे। तो इसके मतलब कि आप एस्टेरॉइड बेल्ट के पहले देखेंगे चारों ग्रह को तो ये ठोस आकार में आपको मिलेंगे। तो यही ये गैसीय अवस्था में ज्यादा पाए जाने वाले ग्रह हैं। तो इन दोनों के बीच को जो विभाजित करती है उसे वो एस्टेरॉइड बेल्ट विभाजित करती है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। कितना होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं यानी कि प्लेनेटाइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतोष्ण गैस से निर्मित होती है। जिन चट्टानी और धात्विक पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं, धूमकेतु गोचर यानी दीप्तिमान उच्च दर्शाता है, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। धूमकेतु और तथा उल्का पिंड के बारे में देखते हैं। धूमकेतु के पुच्छ सूर्य के परिदृष्ट होते हैं क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दबाव डालती है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर स्थित हो जाती है। हेल बॉब नाम है किसका? पुच्छल तारा धूमकेतु का है। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह पर टकराया था वह क्या था? वह बृहस्पति था। उल्का पिंड क्या है? वह बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्वारा द्रव का एक अंश है। अब है पृथ्वी। अब हम देखने जा रहे हैं, पृथ्वी के बारे में देखने जा रहे हैं। हम्म, हम्म।
हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अक्षांश के बारे में देखेंगे। आपको पता है अक्षांश और देशांतर, इनके बारे में आपको पता है, लेकिन रिवीजन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब है अक्षांश। 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सी है? वह आपकी 45 डिग्री दक्षिण होती है। एक ग्लोब पर अक्षांशों में वृहत वृत्त होते हैं, किसमें? विषुवतीय रेखा पर होते हैं। प्रधान यमुनोत्तर यानी कि ध्रुवीय वृत्त तथा विषुवतीय यानी भूमध्य रेखा का परिच्छेद बिंदु अवस्थित है कहाँ? वो अंध महासागर में है। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है कहाँ? गिनी की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ? गिनी की खाड़ी अटलांटिक में अवस्थित है। बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क एवं रोग के कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? रोग यहाँ दिख रहा है लेकिन रोम है, तो आप देखेंगे रोम है दूरस्थ में अवस्थित है। अब देशांतर के बारे में देखेंगे हम लोग। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः वह स्थित है लगभग 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। मान लीजिए ये प्रधान देशांतर है, तो इधर आप अगर 1 घंटे हिसाब देखेंगे तो यानी आपको 15 देशांतर क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 4 मिनट के हिसाब से, मतलब एक देशांतर 4 मिनट की दूरी पर है। तो वहीं अगर बोला जाए 2 घंटे तो मतलब कि आप 30 देशांतर के पास पहुंच गए हैं। यही वह बताना चाह रहा है और प्रश्न में आपसे पूछना चाह रहा है। अब इसको हटा देते हैं पहले। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः में 6:30 बजे कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर पर होते हैं। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा लगभग कितना? 6 घंटे का होगा। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है तो वह जगह अवस्थित है, वह आप देखेंगे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। वह देशांतर जो प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है वह आप देखेंगे 180 डिग्री देशांतर है। अब है नई सहस्राब्दी के सूर्योदय के प्रथम किरण भारत में जिस एक यमुनोत्तर में दिखाई देती है वह आप देखेंगे 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है। इसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्यम रेखा होती है। प्रधान मध्यम रेखा प्रधान यमुनोत्तर गुजरती है कुल 9 देश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिए। वह है आप देखेंगे यूके, फिर है आप देखेंगे स्पेन, फिर फ्रांस, फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और उसके बाद देखेंगे घाना के बाद आप देखेंगे आर्कटिक यानी दक्षिण ध्रुव से है। अक्रा, डल्बिन, मिडिट्री एवं लिस्बन में से वह जिसमें जीएमटी के समान है वह आप देखेंगे कौन है? वह आपको देखने को मिलेगा अर्क, डब्लिन और लिस्बन है। ग्रीनविच मध्यम समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देश के मानक समय का सही क्रम है कौन सा है? वह आप देखेंगे जापान, इराक, ग्रीन और क्यूबा और कोस्टारिका है। जब आईएसटी यमुनोत्तर यानी मेडिटेरेनियन पर दोपहर होता है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे चाय ले रहे होते हैं।
उस स्थान का देशांतर है कितना, 60 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में है। अब है ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा जाता है। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगता है। वह एक नगर में 6 बजे शाम में पहुंचता है। नगर का देशांतर है कितना, आप देखेंगे 87 डिग्री पूर्व में है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब है तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दोनों ही सत्य है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। अब ग्लोब की एक देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, वह होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। अब है यदि स्थान की घूर्ण की दिशा उत्क्रमण कर दी जाए तब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय होगा कितना होगा, आप देखेंगे वो करीबन होगा आपका 6:30 बजे सुबह होगा। वह जल डमरू जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है वो है बोरिंग जल डमरू है। जिस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए, वह आप देखेंगे कौन सा है, वह देशांतर रेखा के अनुसार बनाना चाहिए। अब आप उसको देखते हैं। जिस जगह पर स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है जीएमटी 30 प्रातः है, 3 बजे प्रातः है, तब जगह की देशांतर होगी कितनी, 45 डिग्री पूर्व में होगी। उष्णकटिबंधीय वर्षा, चंद्रमा, मास, मानक समय एवं दिवस में से कौन सा समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, वह आप देखेंगे मानक समय है। चलिए अब कल हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा एवं भूमध्य रेखा के बारे में देखेंगे। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे तो हम लोग के लिए ज्यादा आसानी होगी। चलिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।